नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे भाषा की, क्योंकि इस समय भाषा को लेकर भारत का माहौल गर्म है। उत्तर बनाम दक्षिण हो रहा है, हिंदी बनाम अन्य भाषा हो रहा है और खासकर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन इसको लेकर काफी मुखर हैं। इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। आज लोकसभा में डीएमके की सांसद कनिमोझी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में नोक-झोंक हुई। कुछ ऐसे शब्द कहे गए जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान ने खेद व्यक्त किया और उनको संसद की कार्यवाही से भी निकाल दिया गया। नॉर्मली भाषा जो होती है वह बात करने का तरीका, आप अपनी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं इसको लेकर निर्भर होती है। लेकिन भारत में इतनी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसे में हर क्षेत्र की अपनी भाषा है, तो यह एक समस्या रहती है कहीं दूसरी भाषा किसी अन्य भाषा के ऊपर हावी ना हो जाए। इसलिए एक सामंजस्य बिठाकर यहाँ पर रखना पड़ता है। और तमिलनाडु की राजनीति भाषा के आधार पर ही शुरू हुई थी। ऐसे में इस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। इसको तीन तरीके से समझेंगे। पहला तो समझेंगे कि भारत में त्रिभाषा नीति कब से शुरू हुई और वर्तमान परिदृश्य इसका है क्या? फिर जानेंगे कि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर इतना बवाल मचा क्यों है, वहां की राजनीति है क्या? और 2026 के तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से क्या है इसका कनेक्शन? इस पूरे विषय को आज हम लोग डिटेल में यहाँ समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, इससे मैंने शुरुआत की थी भाषा। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। आप अपनी बात को किसको किस तरीके से समझा रहे हैं, इसके लिए आपको लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ता है। समय के साथ जब लैंग्वेज में व्याकरण भी ऐड होता है, तो वो लिखने की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो जाती है। आप संस्कृत का व्याकरण देखेंगे, तमिल का व्याकरण देखेंगे, पाली का व्याकरण है, सबके अपने-अपने व्याकरण की व्यवस्था है। भारत की अगर सबसे पुरानी भाषाओं की बात करें, तो एक डिबेट है कि तमिल और संस्कृत में से कौन-सी भाषा सबसे पुरानी है। समय के साथ कई और द्रविडियन भाषा जो है यहाँ पर आई, तमिल के बाद तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, ये सभी द्रविडियन भाषा बनी और एक भाषा बनी संस्कृत से निकलने वाली भाषाएं, जिसमें हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, पाली, प्राकृत, बंगाली, मराठी, ये सारी भाषा इस ग्रुप की हो गई। समय के साथ इस भाषा का विवाद देश में बहुत ज्यादा बढ़ा और इस विवाद की शुरुआत तो आजादी के पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हम आजाद भारत की बात करें तो 1948 में जब संविधान सभा में भाषा को लेके बहस हो रही थी, तो उस दौरान भी जब हिंदी को प्रमोट करने की बात हुई, तो यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्य इसको लेकर अपनी समस्याएं व्यक्त की और मामला काफी गर्माहट तक पहुंच गया था। उसके बाद यह डिसाइड किया गया कि हिंदी को हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, उसके साथ इंग्लिश चलेगी। और राज्यों को अधिकार दिया कि वह इंग्लिश और कोई भी अन्य अपनी भाषा यहाँ पर रख सकते हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हर राज्य ने अपनी अपनी भाषा का यहाँ पर चुनाव कर लिया कि वह दो भाषा यहाँ पर कौन सी चुनेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो त्रिभाषा की नीति है वो है क्या, पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन ने पहली बार त्रिभाषा नीति को स्वीकार किया। बाद में 1963-64 के समय कोठारी कमीशन बनाया गया था। इस कोठारी कमीशन ने भी त्रिभाषा नीति को स्वीकार कर लिया। जब भारत में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने भी शिक्षा नीति के माध्यम से त्रिभाषा नीति को आगे बढ़ाया। कहा कि अंग्रेजी और कोई दो अन्य भारतीय भाषाओं को यहाँ पर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि हिंदी को लेकर एक कॉमन एस्पेक्ट यहाँ बनने लगा, खासकर उत्तर भारत में कई सारे राज्यों ने हिंदी को ही अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पर स्वीकार किया। लेकिन दक्षिण भारत में इसको लेकर विवाद लगातार गर्माता रहा और नई शिक्षा नीति में भी इसी त्रिभाषा नीति को ही आगे स्वीकार किया गया है। इसमें क्या कहा गया है नई शिक्षा नीति में, जो एनईपी 2020 आया है, इसमें कहा गया है कि हम तीन भाषा पढ़ाएंगे और यह तीन भाषा राज्य के ऊपर निर्भर है कि वह कौन सी भाषा यहाँ पर पढ़ाता है। और हिंदी इसमें कोई कंपलसरी भाषा नहीं है। आप कोई भी भारतीय भाषा यहाँ पर पढ़ा सकते हैं तीसरी भाषा के रूप में।
लेट अस सपोज अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहाँ पर इंग्लिश है, तमिल है और तीसरी भाषा के फॉर्म में वहाँ पर वह कोई भी भाषा पढ़ा सकते हैं। लेकिन विवाद का विषय यहीं पे यहाँ पे आके बन रहा है कि वह 2 भाषा की नीति की बात कर रहे हैं। इस पे हम लोग थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। अभी समझते हैं कि त्रिभाषा नीति और हिंदी विवाद आखिर है क्या? एक्चुअली आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में द्रविडियन मूवमेंट शुरू हुआ था। पेरियार और आगे चल के उनकी लीगेसी को कंटिन्यू करते हैं करुणानिधि। इन लोगों ने हिंदी इम्पोजिशन को लेकर लगातार वहाँ पर अपनी बात उठाई कि जब 1963 के समय में हिंदी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी या उसको आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा, इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इस वजह से पूरे तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ था और हिंदी साम्राज्यवाद की बात वहाँ पर उठी। इस वजह से हिंसा हुई और हिंसा में 70 लोग मारे जाते हैं वहाँ पर। और हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट वहां पर राजनीति शुरू हुई और यही राजनीति आगे चल के द्रविड़ राजनीति का फॉर्म लेती है और डीएमके जो है वह इसी राजनीति की उपज है। ऐसे में अगर वह हिंदी को स्वीकार करेंगे तो एक तरीके से उनकी राजनीति का खात्मा हो जाएगा क्योंकि उनकी राजनीति का आधार ही हिंदी विरोध है और उसके अलावा जो हिंदू धर्म का कर्मकांड है यह सभी विरोध डीएमके का आधार बनता है। अगर यह इसको स्वीकार करेंगे तो एक तरीके से अपनी राजनीति का आधार वह यहाँ पर खो देंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं कि ये हिंदी इम्पोजिशन तमिलनाडु में काफ़ी प्रोमिनेंट रहा और वहाँ पे द्रविडियन पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हुई। आप नोटिस भी करेंगे 1965 के बाद से कांग्रेस जो वहाँ पर लीड किया करती थी, उसकी पूरी पॉलिटिक्स को एआईएडीएमके और डीएमके ने हथिया लिया कि 1965 के बाद से आज तक कांग्रेस ने वहाँ पर अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है। ऐसे में जब 2021 में डीएमके की सरकार बनी और इस बार उनके खिलाफ तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी वहां पर देखी जा रही है, तो इस वजह से एक मुद्दा चाहिए था और यह मुद्दा बना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको लेकर इस समय विवाद चल रहा है। यह विवाद की शुरुआत कैसे हुई? तो त्रिभाषा नीति में यह है कि भाई आपको तीसरी भाषा यहाँ पर पढ़ानी है। लेकिन एम के स्टाइन ने कहा कि भाई हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसको लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच में एक रिफ्ट उत्पन्न हो गया। केंद्र सरकार यह कह रही है कि एम के स्टालिन एक दौर पर एमओयू साइन करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना यह पूरी तरीके से राज्य का विषय है। अब इस राज्य के विषय में अगर राज्य तैयार नहीं होगा तो वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। एम के स्टालिन ने कहा कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी और त्रिभाषा नीति को स्वीकार नहीं करेंगे और जब तक अब भाई वहां पे एक नियम ये भी है कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आपको ग्रांट नहीं देंगे, जो ग्रांट आपको मिलनी चाहिए एजुकेशन के लिए। ये ग्रांट है पूरी 2000 करोड़ रुपए की। अब स्टालिन ने ये कहा है कि भाई हमारा 2000 रुपए आप वापस यहाँ पर हमको ग्रांट दीजिए, 2000 करोड़ रुपए हमको ग्रांट दीजिए, लेकिन हिंदी इम्पोजिशन की बात यहाँ पर आपको हटानी पड़ेगी। हम हिंदी यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर केंद्र सरकार मुझे 10,000 करोड़ रुपए का ग्रांट देने का लालच भी देती है, उसके बाद भी हम इसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। अब चूंकि 2026 में चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु में, ऐसे में जो राजनीति वहां पर बन रही है, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है और द्रविडियन सेंटीमेंट अगर वहां पे इनकैश नहीं किया जाएगा, सरकार लौटकर नहीं आने वाली। ये पूरा माहौल वहां पर तैयार हुआ है। तो इस वजह से जो मुद्दा चाहिए था, वह मुद्दा यहाँ पर बना हिंदी भाषा का। और हिंदी भाषा को ही आगे चढ़ के जोड़ा जा रहा है, जो अभी परिसीमन बनना है, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि परिसीमन को लेके दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं क्या-क्या हैं। एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्य अधिक बच्चे पैदा करें? एक वीडियो यहाँ पर मैं सेपरेट लेके आपके लिए आने वाला हूँ। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि 26 में चुनाव होना है, ऐसे में राजनैतिक माहौल के लिए आपको मुद्दा चाहिए। और चूँकि हिंदी भाषा का विरोध करना या द्रविडियन अस्मिता का एक मुद्दा बन जा रहा है, तमिल अस्मिता का मुद्दा बन जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है यहाँ पर और 26 की राजनीति को अभी से एस्टैब्लिश किया जा रहा है। चूँकि भाजपा एक उत्तर भारत की पार्टी है, मेनली अभी आप देखेंगे तो भाजपा जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक में ही अपना पैठ थोड़ा बहुत बना पाई है और अभी टीडीपी के साथ वह आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है। लेकिन उसके अलावा तमिलनाडु, केरल यहाँ पर तो उनकी प्रेजेंस लगभग नेग्लिजिबल है। और तमिलनाडु में लगातार वह प्रयास कर रहे हैं कि अपनी सरकार बनाएँ। अगर आप 2021 में देखेंगे तो बीजेपी के पास 4 विधायक वहाँ पर हैं और बीजेपी जितना ज़्यादा उस भ वहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि उनके कई सारे राजनेता जो हैं वो हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। अगर वहाँ पर हिंदी इम्पोज़ की बात होगी और हिंदी लैंग्वेज को वो प्रमोट करेंगे तो ऐसे में भाजपा का वहाँ पर अपने आप को स्थापित करना आसान हो जाएगा।
दक्षिण भारतीय राज्यों की अपनी चिंताएं हैं भाषा को लेकर, लेकिन यह भाषा की राजनीति देश की अखंडता को खंडित न करे। आप देखेंगे भी कि मद्रास प्रेसिडेंसी से 1953 में जो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, वह भाषाई आधार पर ही हुआ था। और उसके बाद फजल अली कमेटी जो बनाई गई थी, उसने भी कहा कि देश में भाषाई आधार पर राज्य बनने चाहिए। फिर कई सारे राज्य बने जो भाषाई आधार पर बने हैं। तमिलनाडु तमिल भाषा, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम केरल, कन्नड़ कर्नाटक, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, हरियाणा हिंदी, यह सभी राज्य ऐसे हैं जो भाषाई आधार पर बने हुए हैं। ऐसे में वर्तमान परिदृश्य में किसी के ऊपर आप भाषा थोप नहीं सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भाषा को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि त्रिभाषा नीति जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कब कौन कहाँ नौकरी करने जाएगा, कौन कहाँ रहेगा। ऐसे में आपको कई सारी भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। और इंग्लिश भारत की कोर भाषा नहीं बन सकती। हमें भारतीय भाषाओं का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कोई भी एक भारतीय भाषा देश की एक कॉमन भाषा बन जाए, एक सामान्य भाषा बन जाए और उसको लेकर हम आगे बढ़ें और हर राज्य अपनी भाषा की अस्मिता को अपने साथ इंटैक्ट करे। इस राजनीति के आधार पर अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा तो कर सकते हैं, पर देश की अखंडता को आप यहाँ पर डिस्ट्रॉय ज़रूर कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाज़त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।